नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आपका स्वागत है जीवी अफेयर्स में। देखिए, इस चैनल में आज हम कवर करेंगे 1 जुलाई 2026 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। इसमें करंट अफेयर्स के साथ-साथ हम स्ट्रैटेजी के और बाकी चीज़ें भी कवर करेंगे। ये रहेंगे इंग्लिश में, यानी इंग्लिश में लिखे हुए होंगे और हिंदी में एक्सप्लेनेशन की जाएगी। ये सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपीएससी, एसएससी, एचपीपीएससी और बाकी सारे ही एग्ज़ाम। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला जो सवाल है वो है कि रिसेंटली किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर एथलीट्स पर जो बैन लगा था कि वो फीमेल स्पोर्ट्स टीम में शामिल नहीं हो सकते, उसको अपहेल्ड करा है। तो रिसेंटली हुआ क्या था कि जो यूएसए के 2 स्टेट्स हैं, वेस्ट वर्जीनिया और इडाहो, उन्होंने ट्रांसजेंडर एथलीट्स पर बैन लगाया था कि वो फीमेल स्पोर्ट्स टीम में शामिल नहीं हो सकते। तो इसका जो आंसर है वो है यूएसए। इसको बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इससे अपहेल्ड किया है कि ये ठीक प्रावधान है और इसमें किसी के भी जो हितों है उसको जो है वो वायलेट नहीं किया गया है, क्योंकि जो ट्रांसजेंडर्स थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्लेम किया था कि ये जो बैन लगाया गया है वो बिल ऑफ राइट्स को वायलेट करता है, जो कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध माना है और ये कंटिन्यू रहेगा। अगला जो सवाल है वो है रिसेंटली इंडियन आर्मी के जो है वो 31st चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बने हैं, जिन्होंने रिप्लेस किया है जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। तो हमारे 31वें आर्मी चीफ कौन बने हैं? तो ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। इन्होंने उपेंद्र द्विवेदी जी को रिप्लेस किया है। हमारे जो वर्तमान में हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है यानी सीडीएस है, वो है जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। ये हमारे 3rd सीडीएस है। बात करें इंडियन नेवी के चीफ की, तो इंडियन नेवी के चीफ है एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन और इंडियन एयरफोर्स के चीफ है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। आर्मी डे 15 जनवरी को, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर और इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला जो सवाल है वो है कि रिसेंटली एक देश के प्रेसिडेंट ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया गया था, जिसमें बर्थ राइट सिटीजनशिप को जो है वो वैलिड नहीं माना गया था। इसके खिलाफ जो है वो कोर्ट में केसेस हुए और रिसेंटली उस देश के टॉप कोर्ट ने बर्थ राइट सिटीजनशिप को जो है वो अपहेल्ड किया है और ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा है। तो ये हुआ है यूएसए में। देखिए, यूएसए के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने रिसेंटली एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था, जिसमें जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है उसमें ये स्टेट एजेंसीज को डायरेक्टिव दिए गए थे कि वो उसे वैध ना माने, बर्थ राइट सिटीजनशिप को, यानी जन्म के आधार पर नागरिकता को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया है और कहा है कि जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है वो यूएसए में वैलिड रहेगी। यूएसए में टोटल 51 स्टेट्स हैं। बात करें, इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो बहुत सारे टैरिफ्स दूसरे देशों पर लगाए थे, जिसे भी सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा था। मेजर एक्सरसाइजेज जो इंडिया और यूएसए के बीच में होती है वो है युद्ध अभ्यास, मालाबार, कॉप इंडिया, वज्र प्रहार और टाइगर ट्रंप। अगला जो सवाल है वो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में। अकॉर्डिंग टू नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, कितने जो फॉरेन नेशनल्स है वो 2025 में इंडिया में हेल्ड किए गए हैं, यानी पकड़े गए हैं ड्रग रिलेटेड केसेस में। तो ये है 747 जो फॉरेन नेशनल्स है वो हेल्ड किए गए हैं ड्रग रिलेटेड केसेस में इंडिया में। बात करें इन नागरिकों की, तो इन नागरिकों में सबसे ज़्यादा जो है वो नेपाल से है। 203 नागरिक यहाँ से हेल्ड किए गए हैं और ये लास्ट 5 ईयर में सबसे ज़्यादा है। एनसीबी जो है वो ऑपरेट करता है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ एमएचए यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये 1986 में बना था अंडर एनडीपीएस एक्ट यानी नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। और ये जो है वो एपेक्स नेशनल एजेंसी है जब बात आती है ड्रग ट्रैफिकिंग से कॉम्बैट करने की या फिर इलीगल यूज ऑफ सब्सटेंसेस की बात आती है, तो ये एपेक्स एजेंसी है। रिसेंटली किस देश की जो प्राइम मिनिस्टर है सनई तकाची, उन्होंने इंडिया को विजिट किया है फॉर एन इम्पोर्टेंट विजिट? तो इसका जो आंसर है वो है जापान। रिसेंटली जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है सनई तकाची, उन्होंने इंडिया में विजिट किया है। इन्होंने इंडिया में विजिट किया था रिसेंटली, जो 16th इंडो पैसिफिक इंडो जापान समिट है वो होना था और इसके लिए इन्होंने इंडिया में विजिट किया था।
ये 2006 से ये समिट हो रहा है और लगातार होते रहते हैं। बात करें कैपिटल ऑफ जापान की तो ये टोक्यो है। जापान की करेंसी येन है। बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो 27.5 बिलियन डॉलर है। जापान क्वाड का इंपॉर्टेंट मेंबर है। बात करें इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज की तो वो है धर्मा गार्डियन जो कि आर्मी की है, वीर गार्डियन एयरफोर्स की और जिमेक्स नेवी की। मालाबार एक्सरसाइज भी होती है जो कि 4 देशों के बीच में होती है, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेशनल डॉक्टर डे जो है वो डॉक्टर्स डे रिसेंटली मनाया गया, जिसका जो थीम था वो था बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। तो ये इसका थीम था। तो ये नेशनल डॉक्टर्स डे किस दिन मनाया गया था? इसका जो सही आंसर है वो है 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को जो है वो नेशनल डॉक्टर्स डे इंडिया में मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है फॉर द ऑनरिंग द रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर्स इन इंडिया। और ये जो है वो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, जो कि 1 जुलाई को थी। ये डॉक्टर के साथ साथ जो है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल भी रहे थे 1948 से 1962। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे जो है वो 1991 से मनाना शुरू किया है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि यूनियन होम मिनिस्टर जो हमारे हैं और जो मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन है श्री अमित शाह जी, उन्होंने टुडे जो है वो आज FCRA 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका एम क्या है? तो देखते हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ फॉरेन डोनेशंस एंड कंट्रीब्यूशन, रिड्यूसिंग एंड एलिमिनेटिंग पेपर वर्क, स्पीड अप प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों चीज़ों के लिए FCRA पोर्टल 2.0 श्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है। और बात करें FCRA की तो FCRA जो है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, जो कि 2010 में लाया गया था। इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और रिसेंटली FCRA अमेंडमेंट रूल्स भी आए थे जो कि 2026 में लाए गए थे। अगला सवाल है, रिसेंटली कितनी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा है, लेटर लिखा है रिगार्डिंग देयर कंसर्न्स ऑफ SIR सर्वे। SIR जो है वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक पहल है जिसके तहत किसी राज्य के जो वोटर लिस्ट है उसको रिवाइज किया जाता है। इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि अवैध नागरिकों को वोट देने के अधिकार से वंचित करना है, और ये अधिकार सिर्फ उन लोगों को देना है जो कि देश के नागरिक हैं। तो रिसेंटली जो है वो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसके रिगार्डिंग लिखा है कि भाई कि अ, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इस प्रोसेस को अच्छे से टैकल नहीं कर रहा है, अच्छे से रिवाइज नहीं कर रहा है। इसको लेके कंसर्न रिलीज किए थे। तो ये 23 पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने ऐसा करा था। इन पार्टीज में कांग्रेस, TMC, DMK और समाजवादी पार्टी आदि शामिल थे। इन्होंने बताया कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कंडक्ट है वो इसको लेके बायस्ड है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से डिमांड की गई थी कि वो इंटरवेंशन इसमें करें। अगला सवाल है उम्मीद पोर्टल, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था। ये किस चीज़ से रिलेटेड है? क्या ये एक स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च की गई है ट्रांसजेंडर्स के लिए? क्या ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है? और क्या ये एक वक्फ मैनेजमेंट पोर्टल है, या नन ऑफ दीज? तो जो इसका जो सही आंसर है वो है कि ये एक वक्फ मैनेजमेंट पोर्टल है। वक्फ मैनेजमेंट पोर्टल है। देखिए, उम्मीद की जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। ये 2025 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है जियो टैगिंग करना वक्फ प्रॉपर्टीज की। देखिए, जियो टैगिंग का मतलब होता है कि उनको सैटेलाइट्स के माध्यम से अ, दिखाना कि वो किस किस स्थान पर लोकेटेड है। तो वो जियो टैगिंग करने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। टोटल वक्फ प्रॉपर्टीज जो है वो 7,95,784 है इन इंडिया। और इसमें जो सबसे ज़्यादा है वो है उत्तर प्रदेश में। अभी ये इसके न्यूज़ में था क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ 11% ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़ है वो रिजेक्ट की गई थी आफ्टर स्क्रूटनी, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। अगला सवाल है, रिसेंटली कौन सी शॉर्ट स्टोरी है जिसने जो है वो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2026 जो है जीता है? तो ये स्टोरी का नाम है द सरपेंट इन द ग्रोव। जो ये सरपेंट इन द ग्रोव स्टोरी है ये लिखी गई है जामिया नज़ीर द्वारा, जो कि त्रिनिदाद एंड टोबैको से संबंध रखते हैं।
इसको लेके हाई कंट्रोवर्सी हुई थी क्योंकि इससे जो है वो कुछ लोगों ने एआई जनरेटेड स्पेकुलेट किया था। अगला और अंतिम सवाल है विजिंसम पोर्ट को लेके। रिसेंटली कौन सी कंपनी है जिसने विजिंसम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट में 49% स्टेक जो है वो एक्वायर करा है? इससे पहले ये अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के पास था पूरा का पूरा स्टेक, लेकिन अब इसमें 49% स्टेक जो है वो इस कंपनी ने एक्वायर कर लिया है। तो इसका जो आंसर है वो है एमएससी यानी मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी। ये मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी जो है वो एक जेनेवा बेस्ड स्विस कंपनी है, लॉजिस्टिक कंपनी है। इसने 49% स्टेक परचेज करा है लगभग $1.3 बिलियन में, यानी 13,000 करोड़ के आसपास। ये एक लार्जेस्ट फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में। और बिजनेस पोर्ट की अगर हम बात करें तो ये केरला में है और ये इंडिया का फर्स्ट कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। हालांकि अब जो है वो इससे भी बड़ा एक ट्रांसशिपमेंट कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है जो कि गैलेथिया बे में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बन रहा है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो जो है यहीं समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और कोई भी आपको वीडियो से रिगार्डिंग इशू हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसे मेंशन करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी। हैव अ गुड डे।